हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमें इंडक्टेंस दो तरह से मिल सकती है। एक को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। यहाँ पर हमारे पास जो टास्क होता है वो होता है हमें इंड्यूस करंट चाहिए। ओके। और हमने बोला था कि इंड्यूस करंट हमें मिले, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि वहां पर उस पर्टिकुलर कॉइल से फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अब फ्लक्स के चेंज होने के लिए क्या जरूरी है? मैग्नेटिक फील्ड का होना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी यहाँ पर? हमने बोला था कि इंडक्टेंस का जब हम केस करेंगे तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो करंट के कारण आएगी। ओके। तो यहाँ पर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो किसके कारण मिलेगी? करंट के कारण। और ये करंट हमें कैसे मिली होगी? हमने कोई बैटरी यूज की होगी। ओके। अब यहां से हमने क्या निकाला था? फ्लक्स। ओके। लेकिन हमें इंड्यूस करंट मिले, इसके लिए फ्लक्स चेंज भी होना चाहिए। ओके। तो जब फ्लक्स चेंज होगा उसे हम क्या लिखते हैं? डी फाई बाई डी टी। ओके। अब यहाँ पर ये फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा होगा? हम यहाँ पर ये भी फिक्स करने वाले हैं। ओके। कैसे चेंज होगा? करंट के कारण चेंज होगा। याद कीजिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड था, उसमें हमने दोनों कॉइल को फिक्स कर दिया था। ओके। दोनों कॉइल को फिक्स करने के बाद भी जब एक कॉइल से करंट चेंज हो रही थी तो दूसरी में इंड्यूस हो रही थी। ओके। अब वहां पर चेंज कैसे हो रही थी करंट? हमने स्विच अप्लाई किया था और स्विच को ऑन ऑफ कर रहे थे। ओके। तो एक तो तरीका ये है कि हम स्विच को ऑन या ऑफ मोड में रखें, वहां से हमें क्या मिलेगी? करंट मिलेगी। और क्योंकि वो करंट बार बार चेंज हो रही है जीरो नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में, तो हमें वहां से क्या मिल जाएगा? चेंजिंग फ्लक्स। और चेंजिंग फ्लक्स के कारण हमें क्या मिलेगी? इंड्यूस करंट। ओके। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है हम उसी की वैल्यू चेंज कराना स्टार्ट कर दें। ओके। दोनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? टाइम के साथ वो जो करंट है जो बैटरी के कारण आई है वो चेंज होनी चाहिए। ओके। बैटरी के में जो करंट है वो चेंज हो रही है, दैट्स मीन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी चेंज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब फ्लक्स चेंज होगा। ओके। तो फ्लक्स और करंट के बीच में, चेंजिंग फ्लक्स और चेंजिंग करंट के बीच में अभी तक हमारे पास कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। हम उसको ऐसे ही कनेक्ट कर सकते थे। ओके। करंट चेंज होगी तो उससे प्रोड्यूस होने वाली फील्ड भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हमें क्या मिलेगा? चेंजिंग फ्लक्स। चेंजिंग फ्लक्स से हमारे पास क्या आ जाएगी? इंड्यूस करंट। ओके। तो हमने यहाँ पर कई सारी चीजों को फिक्स कर दिया है। एक ये और दूसरा ये। ओके। दोनों फिक्स हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जरा यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की।
ओके। अब ये फैक्टर भी ज़रूरी है ना? क्योंकि करंट को फ्लक्स से जो कनेक्ट करने वाली टर्म है वो वोल्टेज होती है और उस वोल्टेज को हम यहाँ पर किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं? ईएमएफ की फॉर्म में, ओके? अब यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ हमेशा क्या होता है? माइनस एन डी फाई बाय dt, ओके? इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं, ओके? हमें चेंजिंग जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, ओके? कैसे पुट करें? देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने पढ़ा था n phi v is directly proportional to the करंट, ओरिजिनल करंट, ओके? यहाँ पर जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट, ओके? म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसे हम बोलते हैं, ओके? यहाँ पर अगर हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ओके? n क्या है? n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये तो कांस्टेंट रहता है, ये बाहर आ जाएगा, हमारे पास आएगा डी फाई बाय dt। यहाँ पर m भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है जब तक हमारे पास जो ज्योमेट्री है कोइल या फिर सोलेनोइड की वो फिक्स है तब तक ये चेंज नहीं होगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा? डी आई बाय डी टी, ओके? तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, क्या आएगा हमारे पास? एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस m डी आई बाय डी टी, ओके? यहाँ पर हमारे पास हमने जब m का एक्सप्रेशन निकाला था तो हमने दो केस किए थे। एक में हमने जो S1 सोलेनोइड थी उससे करंट को पास कराया था, ओरिजिनल करंट, और दूसरे केस में हमने S2 सोलेनोइड से ओरिजिनल करंट को पास कराया था, ओके? यहाँ पर हम उन टर्म्स को भी यूज कर सकते हैं, ये एप्सिलॉन ही रहेगा। सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 2, ओके? ये कितना आ जाएगा? ये हमें कब मिला था? जब हमने S2 सोलेनोइड में I2 करंट फ्लो कराई थी, ओके? और वहां से हमारे पास क्या आया था? म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ओके? नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर हम 1 यूज करेंगे, ओके? क्योंकि हमारे पास S1 सोलेनोइड का हम यहाँ पर फ्लक्स देखते हैं, मतलब S1 सोलेनोइड में हमारे पास क्या आएगा? ईएमएफ आएगा, ओके? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, हमारे पास यहाँ पर दो सोलेनोइड है, ओके? जो केस हम कर रहे हैं, और दो सोलेनोइड में से एक में हमने ओरिजिनल करंट को फ्लो कराया है, दूसरे में इंड्यूस करंट आ रही है। जिसमें इंड्यूस करंट हमें चाहिए, जिसमें इंड्यूस करंट हमें मिल रही है, उसी का हम ईएमएफ चेक करेंगे और उसी में हम चेंजिंग फ्लक्स चेक करेंगे, ओके? तो ये यहाँ पर याद रखना।
दूसरा, हमने यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड किया है, m इक्वल्स टू म्यू नोट n1 n2 पाई r स्क्वायर l। ये हमने जो एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड किया है, ये सिर्फ कब तक है, जब तक हम सोलेनोइड यूज कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में कॉइल दे दी जाती है, तो वहां पर आप ये सेम प्रोसेस आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। और उसमें करना क्या है, हमने यहाँ पर फाइव बी की जब वैल्यू निकाली थी, तो उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यूज किया था। ओके, क्या यूज किया था, म्यू नोट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है किस केस में, सोलेनोइड के केस में। सिर्फ ये चेंज होगी। अगर आपसे कोयल पूछ लेते हैं, कोयल के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है या आपसे कुछ जानना चाहते हैं और आपको ये यूज करना पड़े, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखोगे आप, वो कोयल के डेरिवेशन से रखोगे। सोलेनोइड का सोलेनोइड के डेरिवेशन से ये आता है, और कोयल का कोयल के डेरिवेशन से। ओके, प्लस में वो आपको बता देंगे कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो सेंटर पर निकालनी है या एक्सिस पर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, लेकिन ये याद रखना, अगर केस सोलेनोइड का नहीं है तो ये यूज मत करना। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास सिर्फ एक कॉइल होगी। अगर हम सोलेनोइड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ एक सोलेनोइड होगी। उसी में हमारे पास ओरिजिनल करंट हमें मिलेगी और उसी में हमें इंड्यूस करंट भी मिलेगी। ओके, तो हमें जो भी कुछ करना है वो सेम सोलेनोइड या फिर सेम कॉइल के साथ करना है। तो यहाँ पर ये जो केस आता है, यहाँ पर जो इंडक्टेंस मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो कंसिडर कर लेते हैं एक सोलेनोइड। ये हमारे पास सोलेनोइड है। ओके, और ये हमने यहाँ पर इसमें बैटरी यूज की है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमारे पास ओरिजिनल करंट है आई। ओके, इस सोलेनोइड की लेंथ एल कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और क्या कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। कितने हैं, स्मॉल एन। एक ही कॉइल है तो हमें 1 2 वगैरह नोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी है, एल। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, मान लेते हैं कैपिटल एन है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल एन स्मॉल एल। इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्या करें, मान लेते हैं इस सोलेनोइड में इस बैटरी के कारण आई करंट फ्लो हो रही है। ओके, इस करंट के फ्लो होने से यहाँ पर क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो इस कोइल से पास होने वाला फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं।
इस बार हम सेम सोलेनोइड का फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं इस बार हमारे पास जो इंड्यूस करंट आएगी, है ना? जो इंड्यूस करंट हमें चाहिए, वो हमें इसी सोलेनोइड में फ्लो करानी है। तो जिस सोलेनोइड में हमें इंड्यूस करंट चाहिए होगी, उसी का हम फ्लक्स निकालेंगे, उसी का हम ईएमएफ निकालेंगे और उसी का हम क्या फाइंड करेंगे? चेंजिंग फ्लक्स। ओके, ये कितना हो जाएगा? N phi B directly proportional to the original current. ओके, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का जो ये साइन है, इसको रिमूव करते हैं तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट। कांस्टेंट है L। L को यहाँ पर क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ओके, और क्या बोल सकते हैं इसको? देखो, कोफिशिएंट ना हम क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उसका जो मल्टीपल होगा उसे हम बोल देते हैं कि इसका ये कोफिशिएंट है। ओके, यहाँ पर हम कोफिशिएंट इसको जनरली प्रोनाउंस करते हैं, ऐसा कुछ मीनिंग है नहीं इसका। ओके, तो कोफिशिएंट वर्ड को लेके कंफ्यूज मत होना। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इंडक्टेंस के केस में हमने सिर्फ ये केस मेंशन किया था। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास यहाँ पर जो सिंबल आता है वो क्या होता है? M। और सेल्फ इंडक्टेंस में L। नेक्स्ट क्या करना है? L का एक्सप्रेशन निकालना है, किसके लिए? सोलेनोइड के लिए। ओके, तो क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे। N की वैल्यू तो है हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और 5B की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5B क्या हो जाएगा यहाँ पर? BA। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पर कितना है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? कोस थीटा 1। ओके, कैसे? ये अगर मेरे पास सोलेनोइड है, इसमें इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन लूंगी और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। ओके, सामने आपकी साइड। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। अब B की वैल्यू क्या होती है सोलेनोइड के लिए? म्यू नॉट Ni। सोलेनोइड में जितने पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है। ओके, एरिया पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? इसकी रेडियस यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं आर। ओके, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसको कहाँ पुट करेंगे? आई से आई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? यहाँ से देख सकते हैं ये सेल्फ इंडक्टेंस भी किस पर डिपेंड करती है? N नंबर ऑफ टर्न्स, L सोलेनोइड की लेंथ, R उसकी रेडियस मतलब
सोलेनोइड की जो हमारे पास ज्योमेट्री है उस पर डिपेंड करती है। ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और ये यहाँ पर किसके लिए आई है? एयर या फिर वैक्यूम के लिए। तो ये भी हमें क्या प्रूव कर रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों ही किस पर डिपेंड करेगी? जियोमेट्री पर डिपेंड करेगी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पर, किसकी? मटेरियल की। नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो भी फॉर्मूला आया है, ओके, ये कब आया है? इसे हम बोल सकते हैं, ये हमारे पास केस है एयर या फिर वैक्यूम का, जब हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके इक्वल होती है? 1 के। लेकिन अगर म्यू आर इज नॉन इक्वल्स टू 1, तब हम क्या लिख सकते हैं? L इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर L पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर। अब हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, म्यू आर उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है और म्यू उस मटेरियल की परमिएबिलिटी। ओके, तो उस केस में हम ये यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज वो दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस बनाई है, जब चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ पर बोला था कि हम एक कोर यूज करते हैं। ओके, और वो कोर नॉन मेटेलिक भी हो सकती है और मेटेलिक भी हो सकती है। अब अगर उसकी परमिएबिलिटी नॉन इक्वल्स टू 1 है, ओके, तो भी हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अगर उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी नॉन इक्वल्स टू 1 है, तब भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो क्वेश्चन में आपको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि वो इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, सोलेनोइड यूज कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि जो सोलेनोइड की कोर है वो मेटेलिक मटेरियल की बनी है और उस मेटेलिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी नॉन इक्वल्स टू 1 है ना? तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको यूज कर लेंगे। ओके, बेस्ट वे यही होता है कि आप इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। आपको जो भी वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यूज निकाल लो और उसको पुट कर दो। कुछ नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे? म्यू आर को 1 कंसीडर कर लेंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट के। मतलब अगर कुछ नहीं उन्होंने मेंशन किया मटेरियल के बारे में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे? ईएमएफ। इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, अगेन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करें? अभी हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 में n is total number of turns, phi magnetic flux, L I, ये इक्वेशन थी हमारे पास। ओके, इक्वेशन नंबर 2 थी आई थिंक। ओके, देख लेना आप, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग ले लेना। यहाँ पर हमारे पास ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अगेन हम यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे वो
किसके अकॉर्डिंग कराएंगे? डी बाय डी टी। ओके, तो इंडक्टेंस का अगर हमारे पास केस है, वो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस रहे या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी करंट के कारण आएगी। ओके, और जो फ्लक्स चेंज होगा वो भी किसके कारण होगा? चेंजिंग करंट के कारण। ओके, ये दोनों केसेस याद रखना। यहां से हमारे पास इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, या इक्वेशन नहीं बोलते हैं, इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में सेल्फ इंडक्टेंस आ रही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकंड, बैक ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर देखो, ये किसको अपोज कर रहा है? यहाँ पर चेंजिंग फ्लक्स को अपोज नहीं कर रहा है, बल्कि उसके चेंज होने का जो कारण है चेंजिंग करंट, उसको अपोज कर रहा है। और ये यहाँ पर इंड्यूस करंट नहीं है। ओके, हमने यहाँ पर अब तक जब से ये इंडक्टेंस का केस स्टार्ट किया है, हमने इंड्यूस करंट के बारे में काफी चीजें बोली हैं, लेकिन किसी भी एक्सप्रेशन में उसको मेंशन नहीं किया है। ओके, जितनी भी करंट आ रही है उनमें से कोई भी इंड्यूस करंट नहीं है एक्सप्रेशंस में। ओके, जहां पर भी करंट लिखी है वो सब क्या है? ओरिजिनल वाली करंट है। ओके, तो यहाँ पर ईएमएफ डायरेक्टली किसको अपोज कर रहा है? जो ओरिजिनल करंट है उसमें जो चेंज हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? बैक ईएमएफ। ओके, अब देखो जरा एक चीज और यहाँ पर हमारे पास, आप जनरली आगे देखोगे इंडक्टेंस वर्ड लिखा होगा, और हम वहां पर जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें एल को यूज कर रहे होंगे। एल क्या है यहाँ पर जो हमने पढ़ा है अभी? सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब लिखा तो वहां पर क्या होगा? इंडक्टेंस, और हम यूज किसके एक्सप्रेशंस कर रहे होंगे? सेल्फ इंडक्टेंस के। ओके, ऐसा क्यों होता है? ये हम क्यों यूज नहीं करते? देखो, अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो इसका मतलब होता है इंडक्टेंस एक एबिलिटी होती है जिससे हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर कॉइल की या इस पर्टिकुलर सोलेनोइड की कितनी एबिलिटी है, ये किस लेवल तक जाकर करंट में जो चेंज हो रहा है उसको ओपोज कर सकती है, उस चेंज को होने से रोक सकती है। मतलब बेसिकली इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये कितना ज्यादा कैपेबल है ना। तो इंडक्टेंस यहाँ पर क्या होती है? एबिलिटी होती है, जो हम सोलेनोइड यूज कर रहे हैं या फिर कोयल यूज कर रहे हैं उसकी। बात करें सेल्फ इंडक्टेंस की, तो उसका भी सिग्निफिकेंस यही होता है। ओके, यहाँ पर हम एक कोयल या फिर एक सोलेनोइड यूज कर रहे होते हैं,
और उसी में हमें क्या मिल जाती है, इंड्यूस करंट भी मिल जाती है और ओरिजिनल करंट भी। ओके, तो ये जो जनरल सिग्निफिकेंस आता है ना इंडक्टेंस का, वो इससे एग्जैक्टली मैच हो जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस में भी हमारे पास सिर्फ एक कॉइल होती है और यहाँ पर भी हमने एक सिंगल कॉइल की बात की है। ओके, इसलिए हम इन दोनों को, सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। जहां पर भी हमें इंडक्टेंस लिखा दिखाई देता है, हम वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ओके, तो जनरली अगर आपको इंडक्टेंस मिलेगी, आप देखोगे कि वहां पर ये एक्सप्रेशन यूज किया गया है। ओके, अब अगर आपने कॉइल ली है तो फ्लक्स उसके कॉइल के अकॉर्डिंग आएगा, और अगर आपने सोलेनोइड ली है तो फ्लक्स सोलेनोइड के अकॉर्डिंग लोगे, है ना, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है दोनों के लिए अलग अलग आता है। ओके, तो इसके बाद जो एक्सप्रेशन आया वो इन दोनों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन ये वाला सेम रहेगा। ओके, तो इसलिए हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एम को क्यों नहीं करते। देखो, एम भी क्या है, एबिलिटी है, लेकिन ये एक सिंगल कॉइल या एक सिंगल सोलेनोइड की नहीं है। जैसा कि इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ना जो हम दो कॉइल यूज कर रहे हैं या जो दो सोलेनोइड यूज कर रहे हैं, उनकी म्यूचुअल एबिलिटी है, किसी एक कॉइल की नहीं है, दोनों की मिलाकर है। ओके, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एक कॉइल में करंट, ओरिजिनल करंट फ्लो होगी, दूसरी कॉइल में हमें इंड्यूस करंट मिलेगी। ओके, और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, एबिलिटी, वो एबिलिटी जिसके हेल्प से ये जो करंट में चेंज हो रहा है उसको अपोज कर दे। तो यहाँ पर ये जो एबिलिटी आती है ये दोनों कॉइल की आएगी, म्यूचुअल एबिलिटी होगी। ओके, तो इसलिए कहीं ना कहीं इससे एग्जैक्टली रिलेट नहीं कर पाती है। यहाँ पर हम एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं एक सिंगल कॉइल या सिंगल सोलेनोइड की, यहाँ पर ये एबिलिटी आ जाती है म्यूचुअल एबिलिटी, दो कॉइल या दो सोलेनोइड की। दूसरा, हम जब इसको डिफाइन करते हैं ना, तो ये डेफिनेशन काफी कम यूज होती है। क्या यूज होता है यहाँ पर, हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एबिलिटी है कि एक कॉइल में अगर करंट में चेंज हो रहा है तो दूसरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इंड्यूस करंट आ जाएगी। तो ये इंड्यूस करंट को जनरेट करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो रिप्रेजेंट करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, वैसे ये दोनों ही इसके मतलब है, आप दोनों को याद रख सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है इसको डिफाइन करने का, इसकी एबिलिटी को डिफाइन करने का, वो यही होता है। ओके, इसको प्रायोरिटी पर रखा जाता है, और अगर आप ये यूज करते हो तो वो भी करेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस को नहीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो म्यूचुअल एबिलिटी आ जाती है। फिर चाहे आप बात करो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट करने की, या फिर जो करंट है उसको ओपोज करने की। ओके, इन दोनों में हमारे पास जो कॉइल या सोलेनोइड रहती है वो सिंगल रहती है, इसलिए दोनों एक दूसरे से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हो।
एल हमारे पास इनर्शिया का काम भी करता है। एल को इनर्शिया से भी कंपेयर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एल यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ क्या आया है? रिपेल कर रहा है चेंजिंग करंट को। ओके, ये क्या चाहता है कि करंट फ्लो हो जाए लेकिन उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ओके, तो वो उसको उसी तरह से रखना चाहता है जैसे वो इनिशियली थी, है ना, नॉन चेंजेबल फॉर्म में। तो ये जो क्वालिटी होती है ये होती है इनर्शिया की, जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्क डन। ये हम सेल्फ इंडक्टेंस की ही बात कर रहे हैं। किस वर्क डन की हम बात कर रहे हैं? अभी हमने बोला कि यहाँ पर ईएमएफ आएगा। वो क्या करेगा? जो ओरिजिनल करंट में चेंज हो रहा है वो उसको अपोज करेगा, मतलब करंट को चेंज नहीं होने देगा। लेकिन अगर हमें इंड्यूस करंट चाहिए, ये प्रोसेस इसी तरह से चलती रहे, ये हमें वहां पर श्योर करना होगा, है ना। तो इसके लिए हमें एक्सटर्नली कुछ वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग जो एक्सटर्नल वर्क करेंगे ये किसके अपोजिशन में होगा? जो ईएमएफ अपोज कर रहा है हम उसको अपोज करने के लिए या उसके ऑपोजिट जाकर ओरिजिनल करंट को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क करेंगे। ओके, और ये वर्क डन किसके इक्वल होगा? स्टोर्ड एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो सीधा सीधा किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के। और ये हमने पहले भी देखा था कि हम जब भी किसी एक्सटर्नल वर्क डन की बात करते हैं वो किसके इक्वल आता है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज। पोटेंशियल हम यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क डन के, और ये क्यू चार्ज। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। उससे क्या आएगा? ये आ जाएगा डी बाई डी टी क्यू एप्सिलॉन इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाय डी टी। ओके, यहाँ पर एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट, और ये डी डब्ल्यू बाय डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाय डी टी। ओके, यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? ओके, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली है
ईएमएफ की। ओके, डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे। तो जो नेगेटिव साइन है वो रिमूव हो जाएगा। क्या किया है बेसिकली, हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन है, ओके, जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं एक्सटर्नली, किसके लिए, जिससे यहाँ पर जो करंट में चेंज हो रहा है वो उसी तरह से होता रहे। अब यहाँ पर जो हम वर्क डन कराएंगे उसको हम एक्सटर्नल वर्क डन बोल सकते हैं, और वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, ये जो हमने पूरा वर्क किया, ये जो करेंगे वर्क, वो प्रोसेस होने के बाद में वो वाला वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ओके, तो वो एनर्जी लॉस नहीं होगी, बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम W लिख रहे हैं, इसके इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के। नेक्स्ट हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q। ओके, अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन, ओके, इंडक्टेंस के केस में, और ये क्या है, W के इक्वल है। इस इक्वेशन से Q को एज इट इज रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या किया हमने, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया T के रेस्पेक्ट में। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, चार्ज बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर करंट चाहिए, और करंट भी कैसी होनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर अभी सपोज दिस टाइम 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, नेक्स्ट मोमेंट 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मोमेंट 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो हमें उसको सपोर्ट करने के लिए वर्क डन भी चेंज करना पड़ेगा। अभी अगर हम 2 जूल वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट हमें 4 जूल वर्क करना पड़े। ओके, तो यहाँ पर हम फाइनली क्या चाहते हैं, di/dt की टर्म आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले Q को रिमूव करना होगा, उसके लिए हमने T से दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। dq/dt क्या होता है, I, इसको एज इट इज रखेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू को पुट किया, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ओके, साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, आई एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। इसको नोट कर लीजिए। dt से dt दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, डी डब्ल्यू बाई एल आई डी आई। ओके, देखो हमें डिफरेंशिएट तो इसलिए करना पड़ा था क्योंकि हमें डी आई बाई डी टी वाली टर्म चाहिए थी और Q को एलिमिनेट करना था। ओके, अब हमें यहाँ पर इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ आता तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, वर्क डन में जितना चेंज हुआ है, ये करंट में जितना चेंज हुआ है, तो हम उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू यहाँ पे रख सकते थे। अभी हमारे पास क्या है, आई डी आई, ये तो क्या है, चेंज इन करंट, और ये कौन सी करंट है, इनिशियल या फिर फाइनल, ये हमें नहीं पता। ये हमने एक न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किया था। इस तरह की जब कंडीशन हमारे पास आती है तो मैंडेटरी हो जाता है कि हम वहां पर इंटीग्रेशन यूज करें। ओके, तो कर लेते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पर लिमिट भी यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं इनिशियली हमने 0 वर्क किया, तब करंट भी कितनी थी, 0। जब करंट आई हुई, देन हमने जो वर्क डन किया वो कितना है, W। और इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये जो वर्क डन है कंटिन्यूअसली हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने एक टाइम इंटरवल के लिए किया, फिर उसके बाद रुक गए, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया। नहीं, इंटीग्रेशन मतलब कंटिन्यूअसली ये वर्क डन हो रहा है। ओके,
अब यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास W इक्वल्स टू यहाँ पर L कांस्टेंट है, I चेंज हो रहा है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। कितना आ जाएगा ये? I स्क्वायर बाय 2 0 टू I। ओके, यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन का? xn dx equals to xn plus 1 divided by n plus 1। ओके, अभी क्या करना है? पहले ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये सेम ही है तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। कितना आएगा? आई स्क्वायर बाय 2 माइनस ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, आई की जगह पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली हमने इस साइड पुट किया था, ये कितना आ जाएगा? W। ओके, यहाँ से कितना आएगा? W इक्वल्स टू हाफ L I स्क्वायर। तो अगर हम चाहते हैं कि I करंट फ्लो हो तो हमें वहां पे कितना वर्क करना पड़ेगा? W किसके इक्वल है? हाफ L I स्क्वायर। ओके, ये सिर्फ किसके लिए आई है? सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। अगर वो हमसे बात करे एक सिंगल कॉइल की या सोलेनोइड की और वो इंडक्टेंस टर्म यूज करे तो भी हम वर्क डन का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हम वो बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में वर्क डन की तो उसके लिए अलग एक्सप्रेशन होता है बट वो हमारे सिलेबस में है नहीं। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में आप ये यूज नहीं करोगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।